नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना। रोजाना 2 से 3 क्लास होगा दोस्तों। अगर हमारे द्वारा कराए गए सभी क्लास को देख लिए तो आपको और पढ़ने की या वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी आगे का क्लास लेने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो आज हम कंप्यूटर का क्लास करेंगे दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके बिना आप एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकते। जैसा कि कंप्यूटर का मेन भाग सीपीयू होता है, वैसे ही हॉस्टल वार्डन का मेन सिलेबस कंप्यूटर है, इसलिए हम सीपीयू से रिलेटेड कर सकते हैं। जितना ज़रूरी कंप्यूटर के लिए सीपीयू होता है, उतना ज़रूरी हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सिलेबस है। इसके बिना आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में 50% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको 30 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। अगर आपका 30 नंबर नहीं आया तो आपका एग्ज़ाम दिलाने का कोई मतलब नहीं, आपका पेपर आगे का चेक ही नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर का सिलेबस है उसको चेक करेगा, उसके बाद ही अगले टॉपिक पे वो चेक करेगा। तो ये महत्वपूर्ण सिलेबस है कंप्यूटर, इसके बिना आप एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे दोस्तों। पूरा वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी है, मैं आपको समझाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आज हम पहले जो टॉपिक रहेगा सामान्य परिचय, यानी कि कंप्यूटर में टोटल 24 टॉपिक हैं दोस्तों, उसको हम एक एक दिन में कवर करेंगे और शाम को इसका हम टेस्ट लेंगे। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, यानी कि ये बुक है, वो हरीराम पटेल की हैं, उसको मैं पूरा सॉल्यूशन करूँगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम में जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर की सामान्य परिचय, यानी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। यानी कि दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर शब्द हैं वो उत्पत्ति ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ये जो कंप्यूटर का सामान्य परिचय है दोस्तों, ये आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी इसे हम प्रैक्टिस के तौर पर एक बार पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। यह संगणक को सबको पता होगा, लेकिन संगणक के बजाय दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, हिंदी इसके अलावा और भी कहते हैं। कंप्यूटर के हिंदी में संगणक और अभिकलित्र या परिकलित्र कहा जाता है। यानी कि दोस्तों संगणक के अलावा भी कंप्यूटर को अभिकलित्र या परिकलित्र कहा जाता है कंप्यूटर को, जिसका अर्थ गणना करने वाली मशीन। और परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डाटा तथा निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में हम जो डाटा देते हैं वो इनपुट के रूप में जो कंप्यूटर मशीन है वो ग्रहण करता है और पूर्व निर्धारित अनुरूप उनका प्रोसेस करता है। और जब डाटा को हम इनपुट करते हैं उसके बाद ही वो प्रोसेस करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। जब ये प्रोसेसिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद हमें आउटपुट के माध्यम से, यानी कि मॉनिटर के माध्यम से हमें आउटपुट कराता है, जिसे हम देख सकते हैं। साथ ही दूसरे प्रक्रम में डाटा एवं सूचना को स्टोर करता है एवं पूरे प्रक्रम को नियंत्रण स्थापित करता है। यह डाटा के भंडारण, तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके गणना का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो डेटा का भंडारण भी करता है और जितने भी डाटा को हम इनपुट देते हैं उसको तीव्र गति से, त्रुटि रहित यानी कि बिना गलती से उसको गणना करने का कार्य करता है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। डाटा अपरिकृष्ट वस्तुओं का संग्रह है। यानी कि जो डाटा है दोस्तों वो अपरिकृष्ट वस्तुओं का संग्रह है, और अपकृष्ट डाटा को जब हम प्रोसेस किया जाता है तो वह परिकृष्ट वस्तु में बदला जाता है। यानी कि दोस्तों डाटा एक अपरिकृष्ट
वस्तुओं का संग्रह है और अपरिष्कृत डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो परिष्कृत वस्तु में बदल जाता है, जिसे हम सूचना कहते हैं। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होता है ज्ञान कहलाता है। यानी कि जिसमें जानकारी ये होता है दोस्तों वो बुद्धिमत्ता होता है, उसे ज्ञान कहता है। अर्थात सूचना को निकलने वाले निष्कर्ष को ज्ञान कहते हैं। यानी कि सूचना से जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों उसे हम ज्ञान कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। जितना भी ये टॉपिक हैं वो पिछले वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए भी किया जाता है। अगले टॉपिक, कंप्यूटर की विशेषताएं। स्पीड, पहले देख लेते हैं। स्पीड यानी कि गति। कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती हैं। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है दोस्तों वो 1 सेकंड में लाखों की गणनाएं की जा सकती हैं। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकती हैं। यानी आपको पता है यानी कि 1 सेकंड में कितनी लाख गणना कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। यानी 10⁹ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कि 10 को हम 9 बार गुणा करना होगा। देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, हम 9 बार गुणा कर लेते हैं दोस्तों। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 को हम 9 बार गुणा कर लिए। उसके बाद हमारा राइट आंसर आएगा, मतलब इसमें से 1 तो आएगा और उसके बाद 9 0 आएगा। देखिए, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि दोस्तों 1 अरब 1 सेकंड में गणना कर सकती हैं। वर्तमान में जो कंप्यूटर हैं 1 अरब डाटा को 1 सेकंड में ये कैलकुलेशन कर सकती हैं। इतनी स्पीड है, आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हम हर्ट्ज से मापते हैं, 8 से मापते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर में जो प्रोसेस करने की स्पीड है उसे हर्ट्ज से मापते हैं। लेकिन आधुनिक समय में कंप्यूटर में जो प्रोसेस की गति है उसे मेगाहर्ट्ज अथवा गीगाहर्ट्ज से मापा जाता है। पहले हर्ट्ज से मापते हैं और आधुनिक समय में मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज से मापा जाता है। और कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड को MIPS से मापी जाती है। यानी कि कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों उसके रीड करने की स्पीड को MIPS यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से मापी जाती हैं। और सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप से मापी जाती है। देखिए दोस्तों, जो 28 तारीख का बिलासपुर हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं। तो देख लीजिएगा ये जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हर टॉपिक को अच्छी तरह से याद रख लेना है। फ्लॉप्स की यानी कि फ्लॉप से नापते हैं कंप्यूटर की, यानी सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप से मापते हैं, अथवा गीगा टाइप से भी नापते हैं। यानी कि फ्लॉप्स और गीगा टाइप से भी नापते हैं कंप्यूटर की गति को। कौन सी कंप्यूटर की? सुपर कंप्यूटर की, याद रख लेना है। और प्रिंटर की गति को दोस्तों CPS यानी कि कैरेक्टर पर सेकेंड, LPM लाइन पर मिनट और PPM पेज पर मिनट से मापते हैं। यानी कि प्रिंटर की गति को दोस्तों CPS, LPM और PPM से मापते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रख लेना है। और हार्ड डिस्क की गति को RPM से मापती हैं, यानी कि राउंड पर मिनट। हार्ड डिस्क की गति को RPM से मापते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस स्पीड करने की गति को मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज से नापते हैं। और इंस्ट्रक्शन यानी रीड करने की स्पीड को MIPS से, और सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप से, और प्रिंटर की गति को CPS या LPM या फिर PPM से मापते हैं। और हार्ड डिस्क की गति को RPM से मापते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जितने भी ये गति से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। जो ये टॉपिक हैं ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार नहीं कई बार रीड आउट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है कि किसको किसको किससे नापते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखते हैं भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी।
कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो प्रोसेसिंग के लिए निर्देश और प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त सूचना को स्टोर करने का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है उसे प्रोसेसिंग के लिए और प्रोसेसिंग के बाद सूचना को स्टोर करने के लिए कार्य किया जाता है। यह मेमोरी असीमित डाटा का भंडारण कर सकती हैं, यानी कि बहुत सारे संख्या को डाटा को स्टोरेज कर सकती हैं तथा किसी सूचना या डाटा को स्थायी तौर पर भंडारित कर सकती हैं। और विशाल भंडारण क्षमता यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में हार्ड डिस्क हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि विशाल मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। यानी कि जो दोस्तों हार्ड डिस्क हैं इसमें स्थायी रूप से बहुत समय तक इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव भी उपयोग में लिया जा सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगला, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी कि भंडारित जो सूचना दोस्तों उसे तीव्र गति के प्राप्त करना। रैंडम एक्सेस डिवाइस यानी कि रैम, ये एक माध्यम से हम डाटा को डायरेक्ट उसके लोकेशन से फेच कर सकते हैं। यानी रैंडम एक्सेस डिवाइस के माध्यम से दोस्तों जो डाटा जहाँ भी है उसको हम उसके लोकेशन से डायरेक्ट फेच कर सकते हैं। कैश और रजिस्टर जैसे तीव्र मेमोरी के कारण ही भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो डाटा हम फेच करना चाहते हैं उसके लिए हमें कैश और रजिस्टर मेमोरी के कारण हम भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कैश और जो रजिस्टर मेमोरी है तीव्र गति की मेमोरी है। इसकी सहायता से ही हम जो भी डाटा को फेच यानी लोकेशन करना चाहते हैं उसे हम तीव्र गति से कर सकते हैं। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकती है। मैं बताऊं दोस्तों कि इसका जो स्पीड रहेगा वो 10 घात नहीं रहेगा, यानी कि जिसके कारण कोई भी निर्णय लेने में आउटपुट देने की गति तीव्र हो जाती है। और पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देश का पालन करती हैं। निर्देश के संग्रह को प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि जो निर्देश के संग्रह उसे प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर पूर्व निर्देशों का पालन करते हैं, यानी कि एक बार हम किसी काम को दिए हैं उसे फिर से करने के लिए पालन कर सकते हैं, तो यानी वो उसी काम को फिर से दोहरा सकते हैं। एक बार यह प्रोग्राम कंप्यूटर में डाल देने के बाद कंप्यूटर उनका पालन करने लंबे समय तक यह कार्य बार बार दोहराया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर में हम एक प्रोग्राम डाल देते हैं दोस्तों और हम अपने अनुसार जितने भी बार चाहें उसको हम कार्य को बार बार करा सकते हैं। कागज़ों का कम प्रयोग होना, यानी कि कंप्यूटर में सारे काम डिजिटल रूप में किए जा रहे हैं जिसके कारण सभी डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर किए जा सकते हैं, जिससे मैनुअल पेपर वर्क में कमी आ गई है दोस्तों। और गोपनीयता, कंप्यूटर हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन, फाइल हाइडिंग और पेरेंट कंट्रोल जैसी सुविधा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को अनधिकृत यूजर से हस्तक्षेप से बचा सकते हैं। साथ ही साथ फायरवॉल एक ऐसी सुविधा है जो कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत हस्तक्षेप से बताती है। यानी कि जो फायरवॉल है दोस्तों वो एंटीवायरस का काम करता है और जो अनधिकृत हस्तक्षेप से बचाती है। बहुरूपता, कंप्यूटर एक ही समय पर अलग अलग कार्य संपादित कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम कंप्यूटर में मल्टीपल वर्क एक साथ कार्य कर सकते हैं, जैसा कि हम एक ही समय पर गाना सुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट पर कार्य कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं और किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे कार्य को एक साथ कर सकते हैं। और शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, कंप्यूटर किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ संपन्न करती है। यानी कि कंप्यूटर में त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है दोस्तों, ये बहुत ही शुद्ध तरीका से कार्य करता है। इसमें त्रुटि जब होता है जब प्रोग्राम में कोई गलत प्रोग्रामिंग किया जाता है, तभी ये कंप्यूटर अशुद्ध डाटा को मतलब अशुद्ध आंसर देता है, यानी कि त्रुटि रहित आंसर देता है। कंप्यूटर की शुद्धता को गीगो से यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट से मापते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। कंप्यूटर की शुद्धता को किससे मापते हैं? तो कंप्यूटर की शुद्धता को गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट से मापते हैं, ये याद रख लेना है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर दिए गए निर्देश के अनुरूप कार्य को संपन्न करता है, अतः इसे विश्वसनीयता पाई जाती है। तत्परता,
कंप्यूटर किसी भी कार्य को लगन से करता है, यानी कि इसमें कोई थकाव की महसूस नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप जितने भी टाइम तक इसे कार्य करा सकते हैं और वो लगन से करती हैं। अगला देख लेते हैं हार्डवेयर, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक। प्रोसेसिंग के लिए हमें कौन कौन से घटक की आवश्यकता होती है उसको हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा टॉपिक वाइज है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसे पढ़ने के बाद इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ पर जा करके इसको डाउनलोड करके एक बार और रीड आउट कर लेना है। देखिए, प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक। पहला, हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख व छू कर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। ये सबको पता होगा, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CPU आदि, ये सब हार्डवेयर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो फिजिकली होते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। इसे कंप्यूटर का भौतिक घटक अथवा मूर्त घटक भी कहा जाता है, यानी इसे जो हार्डवेयर है उसे भौतिक घटक और मूर्त घटक भी कहा जाता है। हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर भी कहा जाता है, यानी कि हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर, बॉडी ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि जितने भी हार्डवेयर होते हैं दोस्तों वो कंप्यूटर का शरीर कहा जाता है उसे। निर्देश। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिए गए कमांड को इंस्ट्रक्शन कहलाता है, यानी कि हम कंप्यूटर में जो डाटा देते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए कमांड जो दिया जाता है उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और प्रोग्राम, जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक साथ या एक समूह में कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिए गए कमांड को इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी जो भी डाटा को हम देते हैं प्रोसेस करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन के एक से अधिक, यानी कि एक समूह को जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं, यानी एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को देते हैं तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों, यानी कि प्रोग्राम का ऐसे समूह। देखिए, सबसे पहले हम जो डाटा देते हैं उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग फोटो एडिटिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो प्रोग्राम का एक समूह होता है। इसे कंप्यूटर का अमूर्त घटक भी कहते हैं, यानी ये प्रोग्राम को दोस्तों कंप्यूटर का अमूर्त घटक भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा कहलाती है। देखिए दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर की आत्मा कहलाती है। देखिए, CPU जो है कंप्यूटर की ब्रेन कहलाती हैं, और जो हार्डवेयर हैं वो कंप्यूटर की बॉडी कहलाती हैं, और जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर की आत्मा कहलाती हैं। इसको आपको याद रख लेना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा कहलाती हैं, और जो CPU है वो कंप्यूटर की ब्रेन कहलाती हैं, और जो हार्डवेयर हैं वो कंप्यूटर की बॉडी कहलाती हैं। ये तीनों याद रख लेना है। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के सेट को प्रोग्राम और प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको याद रख लेना है। अगला देखते हैं डाटा। अव्यवस्थित, अपरिष्कृत आंकड़ों और कच्चे तथ्य का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है डाटा कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, डाटा हम किसी भी रूप में दे सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। डाटा के प्रकार। पहला, न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। हम 3 समूह में डाटा को इनपुट दे सकते हैं। न्यूमेरिक डाटा यानी कि 0 से 1 तक, इसमें बनी संख्या न्यूमेरिक डाटा कहलाती हैं। और अल्फ़ाबेटिक डाटा जो A से Z तक इनसे बने शब्द का वाक्य अल्फ़ाबेटिक डाटा में आते हैं। हम 0 से लेकर 9 तक डाटा दे सकते हैं और A से Z तक भी डाटा दे सकते हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा वह डाटा जो अंकों और अक्षरों के साथ विशेष चिन्हों का भी अपने साथ ही समित कर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, हाउस नंबर ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। हाउस नंबर 342/11 ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। तो हम किस किस समूह में दे सकते हैं? न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। यानी कि दोस्तों हम डाटा केवल 2 ही प्रकार के दे सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक न्यूमेरिक डाटा होगा और उसके बाद वर्ड के रूप में भी दे सकते हैं। यानी कि हम 2 प्रकार के दे सकते हैं, एक न्यूमेरिक और एक वर्ड।
जैसे कि 1 2 3 है, ये न्यूमेरिक और वर्ड ए से जेड तक हम 2 ही समूह में हम डाटा को इनपुट दे सकते हैं। और डाटा के विभिन्न रूप, यानी कि किस रूप में हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं। अक्षर, चित्र, ध्वनि, चलचित्र, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये डाटा के विभिन्न रूप हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। अव्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। यानी कि दोस्तों अव्यवस्थित डाटा जो हम इनपुट देते हैं उसे प्रोसेस करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है, यानी कि हम जो डाटा देते हैं, डाटा देने के बाद वो प्रोसेस का कार्य करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान होते हैं, उसे हम सूचना कहते हैं। और प्रोसेस से प्राप्त परिणाम या प्रोसेस डाटा को सूचना कहते हैं। मैं अभी जस्ट बताया हूँ, सूचना आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। सूचना आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। प्रोसेस के बाद डाटा को सूचना कहते हैं, यानी कि जो प्रोसेस हो जाता है उसे सूचना कहते हैं। देखिए दोस्तों, डाटा और सूचना में अंतर, इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्या पता कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसलिए हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ेंगे जिसमें एक भी क्वेश्चन ना छूटे। डाटा और सूचना में अंतर देखिए, असंसाधित तथ्यों जैसे टेक्स्ट, संख्या, चित्र आदि आंकड़े डाटा कहलाते हैं और प्रोसेस के पश्चात संसाधित तथ्य को सूचना कहते हैं। यानी प्रोसेस के बाद जो आउटपुट प्रदान होता है उसे सूचना कहते हैं। डाटा कच्चे तथ्यों का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा कच्चे तथ्यों का अव्यवस्थित संकलन है और सूचना पक्के तथ्यों का व्यवस्थित संकलन है। डाटा कच्चे तथ्यों का संकलन है और सूचना पक्के तथ्यों का संकलन है। डाटा अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। डाटा अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है और सूचना परिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा है, सूचना व्यवस्थित डाटा है। डाटा अप्रसंस्कृत आंकड़ा है और सूचना प्रसंस्कृत आंकड़ा है। डाटा निरर्थक आंकड़ा है और सूचना सार्थक आंकड़ा है। अप्रसंस्करण आंकड़ा को डाटा कहा जाता है, प्रसंस्करण डाटा को सूचना कहा जाता है। प्रोसेस से पूर्व आंकड़ा डाटा कहलाता है और प्रोसेस के पश्चात डाटा सूचना कहलाता है। यानी प्रोसेस से पहले डाटा को आंकड़ा, यानी कि आंकड़ा को डाटा कहते हैं जो प्रोसेस से पहले होते हैं, और प्रोसेस के बाद डाटा को सूचना कहते हैं। इसको आप याद कर रख लेना है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, यानी कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। देखिए दोस्तों, पहला इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट डाटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। ऊपर प्रदर्शित चित्र में इनपुट के रूप में डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, जहां पर पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करके माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस का कार्य किया जाता है, जिसके बाद आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्यतः कितने प्रणाली होते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः 4 प्रणाली होती हैं, यानी कि 4 भागों में ये कार्य करते हैं जो निम्न है। देखिए पहला कौन कौन सी हैं। पहला डाटा इनपुट, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट। इन्हीं चारों प्रणाली के माध्यम से हमारा कंप्यूटर जो है वर्क करता है। सबसे पहले हम डाटा यानी कि इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को दी गई जानकारी अर्थात कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा प्रविष्ट किया गया रॉ फैक्ट या अव्यवस्थित डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाता है इसे इनपुट कहते हैं। यानी कि हम जो कार्य कराना चाहते हैं, जितने भी डाटा होते हैं उसे रॉ फैक्ट यानी कि अव्यवस्थित डाटा जो हम कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से देते हैं, जिसे प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, उसे इनपुट कहते हैं। तो पहला हो गया इनपुट और दूसरा डाटा स्टोरेज। जितने भी हम डाटा देते हैं उसे स्टोरेज किया जाता है दोस्तों, यानी कि डाटा हुआ प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करना, जिसके लिए कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्राथमिक मेमोरी यानी कि स्टोरेज करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, रैम जो है प्राथमिक मेमोरी है और एक वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा स्थायी रूप से रहता है, यानी कि अस्थायी रूप से रहता है। और तीसरा आ गया डाटा प्रोसेसिंग। निर्देश को क्रियान्वयन करके डाटा को सूचना में बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यानी कि निर्देश को क्रियान्वयन करके डाटा को सूचना में बदलने के लिए की गई
गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती हैं। ये क्रिया माइक्रो प्रोसेसर से संपादित होती हैं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद जो इनपुट रहेगा वो डाटा में स्टोर होगा, यानी कि रैम में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद जो डाटा प्रोसेसिंग यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है वो प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें आउटपुट प्रदान करता है। यानी कि कंप्यूटर से ली गई जानकारी अर्थात प्रोसेस से प्राप्त सूचना को यूजर को प्रदर्शित करना डाटा आउटपुट कहलाती है, जिसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर से हम इसे आउटपुट ले सकते हैं। सबसे पहले आएगा डाटा इनपुट, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर है दोस्तों वो 4 बुनियादी कार्य कर सकता है। ये चारों को याद रख लेना है। देखिए, डाटा इनपुट हम किससे दे सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन से हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं। और स्टोरेज के लिए रजिस्टर, रैम, रोम, एचडीडी, यहाँ पर हम स्टोरेज का कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्टोरेज हुआ है उसको हम डाटा प्रोसेसिंग सीपीयू, एएलयू और सीयू के माध्यम से हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। और उसके बाद लास्ट में आएगा डाटा आउटपुट। मॉनिटर, वीडियो, स्पीकर, प्रिंटर के माध्यम से हम आउटपुट ले सकते हैं। डाटा इनपुट, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट, ये यही क्रम है कंप्यूटर बुनियादी का, इसको याद रख लेना है। अगले देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है ये तो आपको सबको पता होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो कंप्यूटर हैं उसमें से हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसे हम आगे से पता हो या ना हो, हम फिर भी पढ़ेंगे। देखिए कितना सारा एग्जाम में पूछा गया था। आज के युग में कंप्यूटर युग है, अर्थात ऐसे कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो। कंप्यूटर का उपयोग निम्न क्षेत्र में होता है। डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में, स्कूल में, कॉलेज में, बैंक, चिकित्सा विज्ञान, इंटरनेट, रक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान, रक्षा, रेलवे एवं एयरलाइन रिजर्वेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पुस्तकालय, संचार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, औद्योगिक व व्यापारिक, ई कॉमर्स एवं डिजिटल मार्केट में किया जाता है। और मनोरंजन के लिए गेम खेलना, प्रशासनिक, प्रकाशन, प्रस्तुतिकरण और मौसम पूर्वानुमान और कृषि के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों हर कार्य के लिए हर क्षेत्र में कंप्यूटर का ही उपयोग किया जा रहा है। और आपको भी दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं उसको कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हर क्षेत्र में कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक रहता है और उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहीं पे भी जाएंगे, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पर कंप्यूटर से कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। ये आपके लिए भी अच्छी है दोस्तों। रिस्क और गवर्नेंस सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का एक अनुप्रयोग है। कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु नाम के ऐप से जारी किया है। यानी कि आरोग्य सेतु नाम से एक ऐप जारी किया गया। इस ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की मॉनिटरिंग यानी कि के लिए आरोग्य सेतु के नाम से एक ऐप जारी किया गया था, जिसे 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके विकासकर्ता राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र भारत सरकार है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्लूटूथ पर आधारित किसी से संपर्क साधना, संभावित हॉटस्पॉट का पता लगाना और कोविड-19 के प्रासंगिक जानकारी के प्रचार में सक्षम होना है। कोविड ऐप यानी कोविड-19 के दौरान प्रत्येक टीकाकरण सदस्य को पंजीकरण, नियुक्ति, निर्धारण, पहचान, सत्यापन, टीकाकरण और प्रमाण का कार्य करता है। टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। कंप्यूटर बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है। कंप्यूटर डाटा विश्लेषण कार्य नहीं करता, यानी कि कंप्यूटर में सोचने समझने की विशेषता नहीं होती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करना या इनपुट से लेकर आउटपुट प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। देख लीजिएगा, व्यापम में,
मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही ये बुक को तैयार किया गया है। देख लीजिए पूरा व्यापम में इसे पूछा गया है। और कंप्यूटर की सीमाएं देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। बुद्धिहीन, भावना अनुभवित, मन स्वतंत्रता की कमी पाई जाती है, यानी कि कंप्यूटर में सोचने समझने की कोई भावना नहीं होती हैं और ये एक खर्चीला होता है दोस्तों। वायरस का भी खतरा रहता है और ये जो कंप्यूटर है वो विद्युत पर निर्भर रहता है, यानी कि लाइट रहने पर ये काम करता है। और बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लब्ध नहीं पाई जाती हैं, यानी कि आईक्यू नहीं पाई जाती, यानी कि इसमें सोचने समझने वाली कोई बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू नहीं पाया जाता है। और देखते हैं कंप्यूटर की संरचना। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनके संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर की उपकरणों एवं उनके संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। मुख्यतः निम्न भागों से बना होता है, यानी कि कंप्यूटर बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है। देखिए, इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देश को प्रविष्ट किया जाता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच स्क्रीन से हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। और उसके बाद आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहला इनपुट, उसके बाद आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे ही माइक्रो प्रोसेसर अथवा प्रोसेसर कहा जाता है, इसे ही माइक्रो प्रोसेसर अथवा प्रोसेसर कहा जाता है। यह सघन सर्किट चिप होता है जिसे रजिस्टर एवं कई इलेक्ट्रिक उपकरण लगे होते हैं। यह सघन सर्किट चिप होता है जिसमें रजिस्टर एवं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होता है, यानी कि सीपीयू महत्वपूर्ण है दोस्तों सभी कार्य को करने के लिए। और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। अंकगणितीय तथा तार्किक संबंधित कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है, यानी कि जितने भी अंकगणित, तार्किक, लॉजिकल जितने भी होते हैं दोस्तों उसके सीपीयू द्वारा ही संपादित किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य गणना करके डाटा को सूचना में बदलना होता है, यानी कि कंप्यूटर का मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों डाटा को सूचना में बदलना। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहलाते हैं, यानी कि ब्रेन कहलाते हैं। मैं पीछे बताया हूँ, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और हार्डवेयर को कंप्यूटर का बॉडी कहा जाता है और जो सॉफ्टवेयर है उसे कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर से एक पंखा जुड़ा होता है, यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर यानी कि हमारा जो सिस्टम है सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में एक पंखा जुड़ा रहता है जो हीट से बचाता है दोस्तों। और कंप्यूटर में एक बाहर में भी फैन लगा होता है जिसे एसएमपीएस कहते हैं। वो कंप्यूटर में जितने भी हीट पैदा होते हैं उसे बाहर फेंकने की कार्य करता है। प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से सीधी जुड़ी होती है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर से सीधी जुड़ी रहती हैं। इसके 3 भाग होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो सबसे पहले आएगा मेमोरी यूनिट। यह सीपीयू का वह स्थान है जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर मेमोरी पाई जाती हैं। सीपीयू केवल उन्हीं डाटाओं पर प्रोसेस कर पाता है जो रजिस्टर मेमोरी में आकर स्टोर होती हैं, यानी कि दोस्तों मेमोरी यूनिट सीपीयू का वह स्थान है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करने के बाद एक और मेमोरी होता है जो सीपीयू के अंदर होता है, रजिस्टर मेमोरी। और रजिस्टर मेमोरी में डाटा रहता है तभी इसे सीपीयू प्रोसेस कर पाता है दोस्तों। और कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, कंप्यूटर का वह भाग जहां से कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों को नियंत्रण होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट ऐसे हैं दोस्तों जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को नियंत्रण करके रखता है। यह भी पूछा, एक
यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 28 तारीख को जो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक कंट्रोल यूनिट का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर यूनिट यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है उसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर का आत्मा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की बॉडी हार्डवेयर, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या नर्व सिस्टम कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। ये पांचों को याद रख लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के सारे निर्देश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यह निर्धारित करता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस गणना को कब करेगा, अर्थात यह प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करता है और यह प्रोसेस मैनेजमेंट का भी कार्य करता है। और यह भी निर्धारित करता है कि दोस्तों कि हमें किस कार्य को कितने समय में करना है, कैसे करना है, यह सब मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। यह अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को नियंत्रण करने का कार्य करता है, यानी कि ये एएलयू को भी नियंत्रित करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा निर्देश को पढ़ने का क्रम निर्धारित करता है। कंट्रोल यूनिट के पास कार्यों की सूची होती है जिसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंट्रोल यूनिट के पास कार्यों की एक सूची होती है दोस्तों, उसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यह इंस्ट्रक्शन सेट रोम में स्टोर होती हैं, यानी कि यह जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो रोम में स्टोर होती हैं। और तीसरा पार्ट है हमारा एएलयू। पहला आएगा मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के इस भाग में सभी गणितीय व तार्किक कार्य संपन्न होते हैं। सीपीयू के इस भाग में सभी गणितीय व तार्किक कार्य संपन्न होते हैं। एएलयू के दो भाग होते हैं, यानी कि दोस्तों ये जो एएलयू है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट वह यूनिट होता है दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा सभी गणितीय गणनाओं को करने के लिए अर्थमेटिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्थमेटिक यूनिट का प्रयोग केवल गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। और दूसरा लॉजिक यूनिट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा सभी लॉजिकल और तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है। किसका? लॉजिकल यूनिट की। अर्थमेटिक यूनिट की गणितीय गणनाओं और लॉजिकल यूनिट की लॉजिकल या तार्किक गणनाओं को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एएलयू एंड सीयू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्थित होते हैं। एएलयू और सीयू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही स्थित होते हैं। एएलयू सीयू एक हार्डवेयर नहीं है बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक समूह है दोस्तों, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये एक हार्डवेयर नहीं है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। अब देखते हैं मशीन साइकिल। कंप्यूटर में छोटे से छोटे कार्य के निष्पादन हेतु एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं वो एक मशीन साइकिल से गुजरते हैं दोस्तों, तभी चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना डाटा हो उसे एक मशीन साइकिल से ही गुजरना पड़ता है। जैसे देख लीजिएगा, पहला आएगा आपका फेचिंग और दूसरा आएगा डिकोडिंग, तीसरा आएगा निष्पादन और चौथा आएगा प्रभावी पते को पढ़ना। तो सबसे पहले फेचिंग आएगा दोस्तों, यानी कि हम जो डाटा देंगे उसको सबसे पहले फेच करेगा। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इंस्ट्रक्शन को संपादित करने के लिए मेमोरी से प्राप्त करने की क्रिया फेचिंग कहलाती है। यानी कि दोस्तों जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो कहाँ जाकर स्टोर होता है? स्टोर डिवाइस में। जब स्टोरेज डिवाइस से प्राप्त करने यानी कि प्रोसेस करने के लिए हम डाटा को मेमोरी से प्राप्त करते हैं उसे फेचिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इंस्ट्रक्शन को संपादित करने के लिए मेमोरी से प्राप्त करने की प्रक्रिया को फेचिंग कहते हैं। और दूसरा आएगा डिकोडिंग, यानी कि फैच किए गए इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलने की क्रिया को डिकोडिंग कहलाता है। यानी कि जो डाटा होते हैं उस इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलने की क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। उसके बाद अगर निष्पादन, डिकोड किए गए इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करने की क्रिया है। यानी कि डिकोड किए गए इंस्ट्रक्शन यानी कि समझने योग्य बनाए गए इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया है। अब प्रभावी पते या पढ़ना, इफेक्टिव एड्रेस।
मेमोरी के लोकेशन से प्रभावित पते को पढ़कर डेटा फैच किया जाता है। निष्पादन के बाद प्राप्त रिजल्ट को मेमोरी के अफेक्टिव एड्रेस पर स्टोर किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को प्राप्त करके यूजर के समझने योग्य भाषा में बदलता है, उसे उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। कुछ कारकों के सीपीयू पर प्रभाव, यानी कि कौन कौन सा कारक है जो सीपीयू पर प्रभाव पड़ता है। पहला, शब्दप्रास, वर्ड लेंथ। कंप्यूटर के माइक्रोप्रोसेसर द्वारा प्रोसेस की गई बिट की लंबाई शब्दप्रास कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर के माइक्रोप्रोसेसर द्वारा जो प्रोसेस की गई बिट की लंबाई होती है उसे शब्दप्रास कहते हैं। कंप्यूटर का वर्ड लेंथ जितना अधिक होगा सीपीयू की गति उतनी बढ़ेगी। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे देखिए, ये रोड है, इसमें केवल एक ही गाड़ी जा सकता है, और एक 4 व्हीलर रोड है, इसमें बहुत सारे गाड़ी जा सकती हैं दोस्तों। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है, यानी कि जितने ज़्यादा बिट यानी कि शब्दप्रास की लंबाई होगी उतनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। देखिए, घरों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर में 32 बिट और 64 बिट शब्दप्रास का उपयोग होता है। कंप्यूटर वर्ड लेंथ जितना अधिक होगा सीपीयू की गति उतनी बढ़ेगी। ठीक, और अगला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रैम और माइक्रोप्रोसेसर के बीच बफर मेमोरी का कार्य करता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। कैश मेमोरी और रैम मेमोरी, यानी कि कैश मेमोरी और माइक्रोप्रोसेसर के बीच बफर मेमोरी का कार्य करता है। माइक्रोप्रोसेसर द्वारा बार बार उपयोग में लाया गया डेटा कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यानी कि माइक्रोप्रोसेसर है दोस्तों, वो बार बार डेटा का उपयोग करता है और उसे कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर को डाटा कैश में मिल जाता है और वह डाटा को हार्ड डिस्क से फैच नहीं करता, बल्कि वह कैश मेमोरी से फैच करता है। कैश मेमोरी की साइज अधिक होने से माइक्रोप्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति बढ़ जाती है। कंप्यूटर की गति, माइक्रोप्रोसेसर की गति हर्ट्ज से मापी जाती है। एक कंप्यूटर क्लॉक पल्स के अनुसार कार्य करती हैं, यानी एक कंप्यूटर क्लॉक पल्स के अनुसार कार्य करती हैं। क्लॉक पल्स जनरेट करने का कार्य कंप्यूटर के अंदर स्थित आंतरिक घड़ी करती हैं, जिसे हम सिस्टम क्लॉक कहते हैं। सिस्टम क्लॉक जितनी अधिक क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, कंप्यूटर की गति भी उतनी तीव्र होगी। अगला, सिस्टम बस की चौड़ाई। सिस्टम बस की चौड़ाई जितनी अधिक होगी, वह माइक्रोप्रोसेसर तक उतने लंबे लंबाई का डेटा प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो सिस्टम बस की चौड़ाई है ना, वो जितनी अधिक चौड़ा होगा, उसमें माइक्रोप्रोसेसर तक पहुंचने के लिए जितने लंबे, यानी कि जितना लंबा उसका चौड़ाई होगा, उतने लंबे लंबाई का डेटा प्रोसेस करने के लिए भेज पाएगा। सिस्टम बस 32 और 64 बिट के ही हो सकती हैं। यानी कि जो सिस्टम बस है वो 32 बिट और 64 बिट के ही हो सकते हैं। 32 बिट सिस्टम में 32 बिट लंबा डेटा माइक्रोप्रोसेसर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी 32 बिट में 32 बिट तक लंबा डेटा प्रोसेस कर सकता है और 64 बिट में 64 बिट तक ही उसमें प्रोसेस किया जा सकता है। माइक्रोप्रोसेसर की क्षमता, एक माइक्रोप्रोसेसर की गति उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। एक माइक्रोप्रोसेसर की गति उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे कि एक सिलिकॉन चिप पर 2 कोर लगा दिया जाए तो उसे डुअल कोर प्रोसेस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, ये हर जगह काम आएगा। एक सिलिकॉन चिप पर 2 कोर लगा होता है, उसे हम डुअल कोर कहते हैं। और अगर 4 कोर लगा दिया जाए तो उसे क्वाड कोर प्रोसेसर कहते हैं। यानी कि 2 कोर रहेगा उसे डुअल, 4 कोर रहेगा उसे क्वाड, और 8 कोर रहेगा उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहते हैं। 8 कोर यानी कि ऑक्टा कोर, और 8 से अधिक रहेगा उसे मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। 2 कोर को डुअल कोर, 4 कोर को क्वाड कोर, और 8 कोर को ऑक्टा कोर, और 8 से अधिक को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी कि मल्टी कोर कहते हैं। ये याद रख लेना है, ये हर जगह काम आएगा। जितना इसका कोर, मतलब जैसे कि 4 कोर लगा दिया जाए तो ये बहुत ही तीव्र होगा, और 8 कोर रहेगा तो और ये अधिक डाटा को प्रोसेस कर सकता है, और 8 से अधिक रहेगा तो और इसकी गति में वृद्धि हो जाएगी। और देखते हैं कंप्यूटर के पार्ट, कंप्यूटर पार्ट।
किसी भी डिवाइस को मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हमें पोर्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसके लिए हमें मदरबोर्ड या सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए पोर्ट की आवश्यकता होती है। इसे इनपुट आउटपुट पोर्ट भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के विभिन्न पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने की अनुमति देता है। पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जिस स्थान पर जोड़ा जाता है उसे पोर्ट कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जिस स्थान पर जोड़ा जाता है उसे पोर्ट कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस को परिधि उपकरण भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के बाह्य रूप से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर के प्रकार यानी कि पोर्ट के प्रकार, मुख्यतः पोर्ट दो प्रकार के होते हैं, वर्चुअल पोर्ट और फिजिकल पोर्ट। एक वर्चुअल पोर्ट होता है और एक फिजिकल पोर्ट होता है। अब वर्चुअल पोर्ट क्या होता है देख लेते हैं। दो या दो से अधिक विभिन्न एप्लीकेशन तथा नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने के लिए वर्चुअल पोर्ट का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच की संचार स्थापित करने के लिए वर्चुअल पोर्ट की उपयोग किया जाता है, जिसे नेटवर्क पोर्ट भी कहा जाता है। यह TCP/IP नेटवर्क का एक भाग है। कुल वर्चुअल पोर्ट की संख्या 65,535 होता है। कुल वर्चुअल पोर्ट की संख्या 65,535 होता है। नेटवर्क में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण पोर्ट निम्न हैं। देखिए दोस्तों, नेटवर्किंग में जो उपयोग वाले पोर्ट हैं वो निम्न हैं। देखिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके लिए पोर्ट हैं 21 पोर्ट। और टेलनेट के लिए है 23, SMTP के लिए है 25, DNS के लिए हैं 53 और DHCP सर्वर के लिए हैं 67 और DHCP क्लाइंट के लिए हैं 68, HTTP के लिए हैं 80, POP3 के लिए है 110, IMAP के लिए है 143 और HTTPS SSL और TLS के लिए हैं 443 और TCP और UDP के लिए हैं 3,339। ये पोर्ट की संख्या है दोस्तों, और ये वर्चुअल पोर्ट की उदाहरण हैं। इसको आप एक रीड आउट कर लेना है। देखिए CGVAPM ITI में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था HTTPS में कितने पोर्ट होते हैं। तो आपको इन सभी को याद रख लेना है, क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए। और फिजिकल पोर्ट, पहले देखे हैं हम लोग वर्चुअल पोर्ट और उसके बाद देखते हैं फिजिकल पोर्ट। दो विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए फिजिकल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों दो विभिन्न हार्डवेयर, जैसे कि एक CPU हो गया और एक कीबोर्ड हो गया, दोनों को करने के लिए फिजिकल पोर्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे फिजिकल पोर्ट कहते हैं। फिजिकल पोर्ट की मदद से हार्डवेयर उपकरणों को सीधे मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। यह एक बाह्य इंटरफेस होता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पैरेलल पोर्ट, इसमें 8 या उससे अधिक तारों का उपयोग किया जाता है। पैरेलल पोर्ट में 8 या इससे अधिक तारों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक बार में 8 बिट डाटा ट्रांसमिशन कर सकती हैं, यानी एक बार में 8 बिट वाले डाटा को ट्रांसमिशन कर सकती हैं। इसमें कुल पिनों की संख्या 25 होती है। पैरेलल पोर्ट में कुल पिनों की संख्या 25 होती हैं। इसे कंट्राइज पोर्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि डिवाइस को जोड़ने के लिए किया करते हैं। और डाटा ट्रांसफ़र की गति सीरियल पोर्ट की अपेक्षा तीव्र होती है। डाटा ट्रांसफ़र की गति सीरियल पोर्ट की अपेक्षा तीव्र होती है। अगला सीरियल पोर्ट, इसमें कंप्यूटर पोर्ट भी कहते हैं। इसमें एक बार में 1 बिट डाटा भेजा जा सकता है। यानी कि जो सीरियल पोर्ट है दोस्तों, इसमें केवल एक बार में एक ही डाटा भेजा जा सकते हैं। और पैरेलल पोर्ट में 1 से अधिक यानी कि 8 से अधिक डाटा भी भेजा जा सकता है। इसमें कुल पिनों की संख्या 9 होती है। सीरियल पोर्ट में कुल पिनों की संख्या 9 होती है और पैरेलल पोर्ट में कुल पिनों की संख्या 25 होती हैं। इसकी गति धीमी होती है। कीबोर्ड, माउस और मॉडेम को जोड़ा जा सकता है, यानी कि इसकी गति धीमी होती है। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट यानी कि USB, इसका आविष्कार अजय भट्ट द्वारा 1996 में किया गया था। USB का आविष्कार 1996 में अजय भट्ट द्वारा किया गया था। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। USB का उपयोग ज़्यादातर बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि हो गया ब्लूटूथ डिवाइस, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सब बाह्य डिवाइस में हम USB के माध्यम से जोड़ सकते हैं।
सामान्यतः सभी कंप्यूटर में 2-4 यूएसबी पोर्ट होते हैं। इस पोर्ट को प्रयोग यूएसबी प्रकार के माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब यूएसबी के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। और फायर वायर यानी कि फायर वायर भी एक पोर्ट है। यह पुराने समय में उपयोग किए जाने वाला एक पोर्ट है। फायर वायर यह पुराने समय में उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग तीव्र गति से संचालित ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइस को कंप्यूटर द्वारा फायर वायर केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे 1986 में एप्पल कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसे 1986 में एप्पल कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह IEEE 1954 मानक का पालन करता है। मिडी यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मिडी। इस पोर्ट का प्रयोग मिडी केबल को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट के माध्यम से कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, म्यूजिकल उपकरण और ऑडियो डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि मिडी से हम जो इलेक्ट्रिकल, म्यूजिकल उपकरण है उसे हम जोड़ सकते हैं। म्यूजिकल डिवाइस को प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक गिटार कंप्यूटर से जोड़ना है तो आप मिडी केबल का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसमें पिनों की कुल संख्या 19 होती है। इसमें पिनों की कुल संख्या 19 होती है HDMI में। यह पोर्ट का प्रयोग हाई डेफिनेशन के वीडियो के इंटरफेस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक एनालॉग एवं डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को कैरी कर सकता है। यानी कि जो HDMI है दोस्तों वो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को कैरी कर सकते हैं, यानी ले सकता है, तथा ऑडियो भी सपोर्ट करता है। वर्तमान में कंप्यूटर को टीवी को कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर चल रहे चित्र को टीवी पर दे सकते हैं, यानी टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। PS2 पोर्ट पर्सनल सिस्टम पोर्ट, PS2 पर्सनल सिस्टम पोर्ट। इसमें पिनों की कुल संख्या 6 होती है। PS2 में पिनों की कुल संख्या 6 होती हैं। इसे IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। इसे IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। इसका उपयोग माउस तथा कीबोर्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग माउस तथा कीबोर्ड को मदरबोर्ड से करने के लिए, यानी मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है PS2 पिन को। माउस से कनेक्ट करने के लिए हरे रंग की PS2 पोर्ट तथा कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए बैंगनी रंग की PS2 पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यानी कि माउस को कनेक्ट करने के लिए हरे रंग और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए बैंगनी रंग का उपयोग किया जाता है। अब VGA पोर्ट यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA एक वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसमें पिनों की कुल संख्या 15 होती है। इसमें पिनों की संख्या 15 होती है VGA में। इसका प्रयोग कंप्यूटर से वीडियो आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह केवल एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है। यह केवल एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है, अतः इसमें पिक्चर क्वालिटी कम होती है एवं ऑडियो सपोर्ट नहीं करता। यानी कि जो VGA पोर्ट है दोस्तों, इसमें केवल एनालॉग सिग्नल को ही कैरी करता है और इसमें जो पिक्चर की क्वालिटी होती हैं वो कम होती हैं और ऑडियो भी सपोर्ट नहीं करता। VGA केवल कंप्यूटर से टेलीविज़न और कंप्यूटर से लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर से टेलीविज़न और कंप्यूटर से लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, ये इसका पोर्ट दिया गया है। ये जो पोर्ट है स्पीकर के लिए है पोर्ट है, और ये जो है लाइन के लिए है, और ये माइक्रोफोन के लिए है VGA पोर्ट, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, USB पोर्ट, PS2 पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिए। और अगला है DIV पोर्ट्स यानी कि डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DIV पोर्ट डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इसमें कुल पिनों की संख्या 19 से 25 हो सकती है। 19 और 25 के बीच में होती है दोस्तों कुल पिनों की संख्या। यह एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल को कैरी कर सकते हैं, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों को कैरी कर सकते हैं, किंतु ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है। किंतु यह भी ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है। लेन है दोस्तों, सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ईथरनेट कनेक्शन वाईफाई से भी तेज गति वाली होती है। यानी कि जो लेन है दोस्तों वो वाईफाई से भी तेज गति वाली कनेक्शन होती है। इसे RJ45 कनेक्टर भी कहा जाता है। इसे RJ45 कनेक्टर भी कहा जाता है लेन को।
लेन यानी कि ईथरनेट पोर्ट्स, और अगला है साटा पोर्ट्स यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें हार्ड डिस्क डिवाइस जुड़ी होती है। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें हार्ड डिस्क डिवाइस जोड़ी जाती हैं। इसमें कुल पिनों की संख्या 15 होती हैं, यानी कि साटा जो पोर्ट है उसमें कुल पिनों की संख्या 15 होती हैं। इसकी गति धीमी होती है। और पाटा पोर्ट पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें हार्ड डिस्क डिवाइस जोड़ी जाती हैं। इसमें ईडीई कनेक्टर भी कहते हैं। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें हार्ड डिस्क डिवाइस भी जोड़ी जाती है, इसे ईडी कनेक्टर भी कहते हैं। इसमें पिनों की कुल संख्या 34 से 40 तक हो सकती हैं, यानी कि पाटा पोर्ट हैं उसमें पिनों की संख्या 40 से यानी 34 से 40 तक हो सकती हैं। इसकी गति साटा पोर्ट की तुलना में तीव्र होती है, यानी साटा की तुलना में पाटा की जो गति है वो तीव्र होती हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा नोट यानी कि दोस्तों सीपीयू एवं एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को बस साइकिल कहते हैं, यानी कि सीपीयू एवं एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को बस साइकिल कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर बायस मेमोरी में सर्वप्रथम क्रियाशील होता है, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको जब हम चालू करते हैं तो बायोस मेमोरी में सर्वप्रथम क्रियाशील होता है। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले यानी टर्मिनल भी कहा जाता है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर सीपीयू को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का सुपरवाइजर सीपीयू को कहा जाता है। व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है, यानी कि यह भी ऑप्शन में दिया था सुपरवाइजर, यानी कि कंप्यूटर को सुपरवाइजर किसे कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन था कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसे कहा जाता है। तो सीपीयू क्यों कहा जाता है देख लीजिए, व्यापम द्वारा लिए गए उत्तर हैं। और कंप्यूटर जोड़ घटाव अंकगणित ऑपरेशन और तार्किक ऑपरेशन कर सकते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक। सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक क्या क्या हो सकते हैं सिस्टम के लिए। पहला है दोस्तों कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर कैबिनेट यह भी मुख्य घटक है। कंप्यूटर कैबिनेट कंप्यूटर सिस्टम का बाह्य आवरण है। कंप्यूटर कैबिनेट कंप्यूटर सिस्टम के बाह्य आवरण है जो प्लास्टिक या किसी अन्य धातु का बना होता है, यानी कि हार्डवेयर है। कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर ही कंप्यूटर के सारे पोर्ट्स एकीकृत किए जाते हैं। मदरबोर्ड और कंप्यूटर से जुड़ी सारे ड्राइव कैबिनेट के अंदर ही होते हैं। सभी पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर कैबिनेट के पोर्ट में लगाए जाते हैं। सामान्य भाषा में लोग कंप्यूटर कैबिनेट के लिए सीपीयू शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, हम हमारे सामान्य बोलचाल में जो कैबिनेट होते हैं उसे हम सीपीयू कहते हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस। यूपीएस भी यह भी कंप्यूटर के एक मुख्य घटक है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के विद्युत बैकअप के लिए किया जाता है। यूपीएस डिवाइस को मुख्य विद्युत कनेक्शन और कंप्यूटर के मध्य जोड़ा जाता है। विद्युत के चले जाने पर यूपीएस कंप्यूटर कुछ समय तक विद्युत की सप्लाई देता है, यानी कि दोस्तों ये जो यूपीएस है इसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए। जब हमारा लाइट चली जाती हैं तो ये स्वतः ही चालू हो जाती हैं और हमारे जो कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं वो डाटा भी नष्ट नहीं होता है। और जब लाइट चली जाती है तो ये इसका जो लाइट है वो बिंग की आवाज़ की सुनाई देती हैं। और अगला है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यूनिट यानी कि पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। वर्तमान समय में कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए एसएमपीएच यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग भी किया जाता है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर घरेलू उपयोग में आने वाली एसी धारा से नहीं चलता, बल्कि उसे डीसी धारा की आवश्यकता होती है, यानी कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं मुख्य घटक मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट के अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। सिस्टम यूनिट के अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है। सीपीयू मदरबोर्ड पर उपस्थित होता है। कंप्यूटर के सारे आंतरिक उपकरण को मदरबोर्ड अपने अंदर जोड़ के रखता है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदारी है।
मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड में धातु के तार प्रिंट होते हैं। इन तारों को हम बस कहते हैं। यानी कि मदरबोर्ड में जो धातु के तार प्रिंट होते हैं दोस्तों, इन तारों को हम बस कहते हैं। मदरबोर्ड पर सारे उपकरण इन बस तारों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। धातु की बनी इन्हीं पतली रेखाओं के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक घटक के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है। कंप्यूटर की सभी प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, ये सब प्राइमरी मेमोरी हैं जो मदरबोर्ड पर स्थित होती हैं। बस कंप्यूटर के अंदर सभी आंतरिक कंपोनेंट मदरबोर्ड पर स्थित होती है। इन कंपोनेंट को आपस में एक धातु की प्रिंटेड तार के माध्यम से जोड़ा जाता है। इन तार को बस कहते हैं। बस का प्रयोग कंप्यूटर के आंतरिक और बाह्य घटकों के बीच डाटा और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बस दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। बस दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहला इंटरनल बस देखते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित सभी आंतरिक कंपोनेंट इंटरनल बस के माध्यम से जुड़ा जाता है, जैसे कि रैम, रोम, सीपीयू और अन्य सभी डिवाइस जो मदरबोर्ड पर उपस्थित हैं इंटरनल बस से जुड़े होते हैं। यानी कि जो हमारा प्राथमिक मेमोरी दोस्तों वो इंटरनल बस से जुड़े होते हैं। इंटरनल बस की तीन प्रकार होती हैं। इंटरनल बस की तीन प्रकार होते हैं। देखिए बस के दो प्रकार होते हैं, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। और उसमें से इंटरनल बस की तीन प्रकार होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। और दूसरा देखते हैं एक्सटर्नल बस। कंप्यूटर के बाह्य घटकों को जैसे हार्ड डिस्क, प्रिंटर और कीबोर्ड, इन्हें कंप्यूटर के आंतरिक घटक से जोड़ने के लिए एक्सटर्नल बस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए साटा केबल का प्रयोग किया जाता है, जो एक एक्सटर्नल बस है। अगला देखते हैं मदरबोर्ड के घटक। सीपीयू, यह सिलिकॉन का बना होता है। यानी कि जो सीपीयू है दोस्तों वो सिलिकॉन चिप का बना होता है जो मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। सीपीयू मदरबोर्ड का मुख्य घटक होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की सभी गणनाएं सीपीयू में ही होती हैं। गणितीय गणनाओं के लिए सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर में जितने भी डाटा होते हैं उसे नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी और तीव्र मेमोरी रजिस्टर मेमोरी है। यानी कि कंप्यूटर की सबसे छोटी और तीव्र मेमोरी रजिस्टर मेमोरी जो सीपीयू में उपस्थित होती है दोस्तों। सबसे पहले आएगा रजिस्टर मेमोरी स्पीड में और उसके बाद आएगा कैश मेमोरी। सीपीयू यानी कि जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू। जीपीयू से आशय ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को, जो कि ग्राफिक्स से संबंधित कार्य हैं जैसे कि ग्राफिक्स, इम्पैक्ट और ऑडियो वीडियो को हैंडल करने में मदद करती हैं। अधिकांश कंप्यूटर पर जीपीयू एक ग्राफिक्स कार्ड पर या पीसीआई स्लॉट या राइजर कोड पर मदरबोर्ड पर एम्बेड होता है। ये मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। इसके बाद आते हैं मैथ को प्रोसेसर। मैथ को प्रोसेसर यह कंप्यूटर की गणितीय गणनाओं को करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की सहायता करता है। मैथ को प्रोसेसर है दोस्तों, गणितीय गणनाओं करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की सहायता करता है। एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर किसी उपकरण को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। जैसे रैम का स्लॉट एक एक्सपेंशन स्लॉट है, जिसमें भविष्य में उपकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट का उपकरण लगाए जाते हैं दोस्तों। यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब ये होता है उसमें एक और स्लॉट लगा दिया जाता है, जिससे हम बाद में भविष्य में उसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब आती है रैम स्लॉट। मदरबोर्ड पर रैम को लगाने के लिए एक स्लॉट लगा होता है, जिसे हम रैम को अटैच किया जाता है। रैम स्लॉट की संख्या 2 होती है, जिसमें हम भविष्य में रैम का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए रैम का बदल सकते हैं। रोम स्लॉट, रोम स्लॉट में रोम चिप कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा ही कंप्यूटर निर्माण के समय ही लगा दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो रोम है वो कंप्यूटर निर्माण करने के समय ही इनबिल्ड कर दिया जाता है, जो रोम स्लॉट होता है उसे। और ये जो स्लॉट है ये फिक्स होता है, इसमें हम कोई बढ़ा घटा नहीं सकते। रोम स्लॉट एक फिक्स स्लॉट है जिसे हम आवश्यकता पड़ने पर घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, परंतु आधुनिक समय में इसे लिखे डाटा को बदला जा सकता है। यानी कि अभी के जो समय में इसमें जो डाटा है उसे हम बदल सकते हैं दोस्तों। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट में लगा होता है।
साउंड कार्ड मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में लगा होता है। साउंड कार्ड का कार्य ध्वनि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना होता है। स्पीकर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्सटेंशन साउंड और एरर साउंड होता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्सटेंशन साउंड और एरर साउंड होता है जो सुनने के लिए आंतरिक स्पीकर लगे होते हैं। CMOS चिप कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS चिप एक छोटी मेमोरी होती हैं जो मदरबोर्ड पर स्थित होती हैं, जिसे CMOS चिप कहते हैं। CMOS चिप में एक बैटरी लगी होती है दोस्तों, जो कंप्यूटर के बंद रहने पर CMOS को ऑन रखती हैं। यानी कि CMOS पर एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, जब कंप्यूटर बंद हो जाती हैं तो CMOS ऑन रखती हैं। यानी कि कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी जब कंप्यूटर को हम कभी भी ऑन करते हैं तो वो हमेशा सही समय बताता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि देख लीजिएगा टाइम है, एक CMOS चिप है जिसमें बैटरी लगा होता है, जिसको बंद करने के बाद भी वो ऑन रहता है। जब हम कंप्यूटर के फिर से चालू करते हैं तो सेम टू सेम वही समय दर्शाता है। यही CMOS चिप के कारण ही संभव हो पाता है। CMOS कंप्यूटर के बंद होने पर सिस्टम के डेटा और टाइम को अप टू डेट करके रखती हैं, यानी कि अप टू डेट करके रखती हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए टाइमिंग। AGP स्लॉट एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जहां पर ग्राफिक्स कार्ड को अटैच किया जाता है। इस स्लॉट में हाई परफॉर्मेंस वाले ग्राफिक्स कार्ड को लगाया जाता है, जिसका प्रयोग 3D ग्राफिक्स देखने के लिए किया जाता है। PCI स्लॉट यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंस्ट्रक्शन, यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें पेरिफेरल कंपोनेंट को जोड़ा जाता है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को साउंड कार्ड। यानी कि PC स्लॉट दोस्तों मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें पेरिफेरल कंपोनेंट को जोड़ा जाता है, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और साउंड कार्ड, इसको जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों आविष्कारक एवं आविष्कारता के नाम। आविष्कारक एवं आविष्कारता के नाम। फर्स्ट वीडियो गेम इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर गेम पहले कौन बनाया है? तो पहला बनाया दोस्तों विलियम हिगिनबाथम, ये जो 1958 में डेवलप किया था। उसके बाद है हाइपरटेक्स्ट टेड नेल्सन ने बनाया था 1960 में। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस सी एंजलबोर्ड, जो कि 1964 में हुआ था। किसके द्वारा? डगलस सी एंजलबोर्ड। और डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क जेम्स रसेल 1965। DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रॉबर्ट और डेनार्ड 1966। इंटेल कंपनी बॉब नोई व गॉर्डन मूरे ने इंटेल कंपनी का आविष्कार किया था, जो 1968 में किया था। और पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट 1970 में। और ईमेल का आविष्कार रे टॉमसन 1971 में किया गया था। फ्लॉपी डिस्क एलान सुगाट 1971। इसको आप एक बार रीड कर लेना दोस्तों, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। महत्वपूर्ण तथ्य, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था। ARPANET का फुल फॉर्म है दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये ARPANET का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर USA में है। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन आविष्कारता इसका थियोडर मेमन है, यानी कि लेजर की आविष्कार थियोडर मेमन है। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को ही समझता है, जैसे कि 0 और 1 के रूप में कोड करता है। कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड होता है, यानी कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो क्लास है आज का ख़त्म हुआ, जो हम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण परिचय के बारे में जाने हैं, यानी कि सामान्य परिचय, ये हमारा टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम कल अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं, हर सिलेबस का तैयारी आप लोगों को करा सकूं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।